देवेंद्र, कितने वर्षों बाद आज हम तीनों मित्र एक जगह एकत्रित हुए हैं। नहीं तो राज्य संभालने से फुर्सत कहाँ मिलती है। हाँ भाई, हम सब अपने अपने राज्य के राजा बनने के बाद हमारी जीवन के बीती वो पल मानो किताबी बातें जैसी हो गई है। इसलिए ही तो मैंने तुम दोनों को बुलाया है मित्रों, कि भले ही वो दिन हमें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जीवन में बीती वो सुनहरे पल को याद करके हम उसे ताजा तो कर पाएंगे। हाँ हाँ, केवल आप ही तीनों मित्र अपनी जीवन के सुनहरी बातों को याद करके उसे ताजा कीजिए और अपनी पत्नियों को मत सुनाइए। और ऐसे भी सखी, इन मर्दों को अपने मित्र मिल जाए तो कहाँ अपनी पत्नियों को पूछने वाले। नहीं सुमित्रा, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी कि हम तीनों मित्रों के बीते जीवन की बात को उनकी पत्नियां भी सुने। ये चिकनी चुपड़ी बात बस कहने के लिए है। सच तो यह है कि आप मर्दों ने हम पत्नियों को सुनाना ही नहीं चाहा, इसलिए हमें सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। अच्छा बाबा, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, तो क्या हम सब इन्हीं बातों पर बहस करते रहें या फिर बीती सुनहरी पलों को सुनाना प्रारंभ करें? नहीं नहीं, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे, हमें भी सुनना है। फिर तीनों रानियां भी अपने पतियों के जीवन में बीते पलों को सुनने के लिए बैठ जाती है। तो हाँ भाई, हम तीनों में कहानी सुनाना कौन प्रारंभ करेगा? धर्मेंद्र, तू सुना, तू अच्छा बोलता है। अच्छा ठीक है भाई, तो हमारी कहानी शुरू होती है गुरुकुल से। दरअसल हम तीनों को एक ही दिन गुरुकुल पहुंचाया गया था। उस वक्त हम तीनों और छात्रों के जैसे लगभग 10 वर्ष के थे और इत्तेफाक से हम तीनों उसी दिन मित्र बन गए। गुरुकुल में पढ़ने वाले और बच्चे अपने अपने दोस्त यार के साथ रहते थे, लेकिन हम तीनों मित्र जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करते थे और ना ही हम अपने खेल कूद जैसे कामों में किसी और को शामिल करते थे। सबसे मजे की बात, हम तीनों में सबसे ज्यादा शरारती देवेंद्र था। एक दिन, आज मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुम में से किसने बगीचे का गमला तोड़ा? तभी मैं आगे की अध्ययन की शुरुआत करूंगा। मैंने नहीं तोड़ा गुरुदेव। मैंने भी नहीं तोड़ा गुरुदेव। मैंने नहीं तोड़ा गुरुदेव। नहीं नहीं गुरुदेव, धर्मेंद्र झूठ बोल रहा है। इसी ने गमला तोड़ा है। मैंने तो इसे मना भी किया था, परंतु। अरे भाई, तुम सब यहाँ क्यों खेल रहे हो? क्यों, यह जगह तुम्हारी है? नहीं भाई, मैंने कब कहा यह जगह मेरी है? तो तुम बीच में बोलने वाला कौन होता है? बिचोले, जा अपनी काम कर। अरे यार, यहाँ से चलते बन, गेंद को छोड़। धर्मेंद्र, इधर आओ। गुरुदेव, दर्द दे रहा है गुरुदेव। तो बताओ, तूने ही गमला को तोड़ा था या नहीं? जी, मैंने ही तोड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, बहुत दर्द दे रहा है। अब से आश्रम की किसी भी वस्तु की जानबूझकर नुकसान करोगे क्या? नहीं गुरुदेव नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ जाके बैठो। क्या करूँ? अब क्या करेगा भाई? गुरुदेव ने जो अध्याय का अध्ययन करके उसके प्रश्नों का उत्तर को याद करके आने को कहा था, वो सब तो हम तीनों ने रात में ही कर लिए। अरे वो करने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर किस कार्य को करना है भाई? इस महेश के बच्चों को कैसे मजा चखाऊं, वही सोच रहा हूँ। छोड़ो ना भाई, जो हो गया उसे छोड़। मैंने ही गलती की थी, तभी तो उसने शिकायत किया। मेरे मित्र का कोई कान खिंचवाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मिल गया तरकीब। क्या मिला भाई, हमें भी बता। वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम दोनों मुझे वह काम करने नहीं दोगे। लेकिन केवल तुम दोनों को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा भाई, सो बताओ। आज तुम दोनों में से कोई कक्षा में गुरुदेव को उत्तर नहीं देना। अब तुम दोनों कक्षा जाओ, मैं कुछ देर में पीछे पीछे आ रहा हूँ। अरे भाई, हम दोनों इतनी जल्दी ही कक्षा चले जाएं? अभी तो कुछ समय बाकी है, इसलिए ही तो कह रहा हूँ। तुम दोनों जाओ, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा। अर्जुन और धर्मेंद्र कक्षा चले जाते और इधर देवेंद्र कागज से पूंछ बनाने लगता है। प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर तुम सबों को अच्छी ज्ञान के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य दे। कल मैंने तुम लोगों को धर्मशास्त्र का अध्याय 6 पढ़कर और उसके प्रश्नों को याद करके आने बोला था, तो सब याद करके आए हो ना? जी गुरुदेव।
तो ठीक है, मैं पूछता हूँ, एक एक करके यहाँ आके सुनाते जाओ। अब देखो मेरा कमाल। महेश, अब तुम्हारी बारी, इधर आओ और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जी गुरुदेव। चुप हो जाओ तुम सब, अचानक क्यों हंसने लगे? गुरुदेव, महेश ने अपने पीछे पूंछ सटा लिया है और उसमें जो लिखा है वह देख आप भी हंसेंगे। पीछे मुड़ो महेश। हा 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 हा। महेश, क्या तुझे पूंछ चाहिए? आखिर क्यों बेटा? समय बीतता जाता है और गुरुकुल के सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज मैं सबको एक बड़ा काम देने जा रहा हूँ, जिसमें तुम अकेले अकेले नहीं कर पाओगे। अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे गुरुदेव? अब तुम ही बताओ देवेंद्र, जिस काम को अकेले नहीं किया जा सकता फिर कैसे करना संभव होता है? गुरुदेव, संभवतः समूह में किया जा सकता है। हाँ वत्स, तुमने सही कहा। इसलिए आज मैं तुम लोगों को जो काम देने जा रहा हूँ उसे समूह में ही करना संभव होगा। इसलिए तुम आपस में 3-3 करके समूह बना लो। उसके बाद मैं तुम लोगों को कार्य सौंपता हूँ। अब जो कार्य मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों को दलदली वन में खेती करना होगा और जिस समूह का फसल सबसे अच्छा रहेगा मैं उसी के फसल को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, हमें हमारी जरूरत की सामान आप व्यवस्था करा देंगे ना? नहीं सुखदेव, इस कार्य में यही बात सबसे महत्वपूर्ण की है कि ना ही तुम्हें खेती करने के लिए कोई बीज दिया जाएगा और ना ही उसे करने के लिए कोई व्यवस्था दिया जाएगा, तथा तुम कैसे रहोगे और क्या खाओगे ये भी तुम सबको खुद से व्यवस्था करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अब तुम सब जाओ, अपने अपने कार्य में लग जाओ। मैं आज से 3 महीने बाद तुम्हारी फसल देखने स्वयं आऊंगा। दलदली वन जैसे इतनी बड़ी वन में तुम सब एक साथ आमने सामने खेती ना करना, अलग अलग जगह खेती करना, इस तरह से कि एक समूह दूसरे समूह को देख ना सके और ना ही एक समूह दूसरे समूह की मदद करे। गुरुदेव, हम अपने कार्य को छोड़ दूसरे की कार्य को देखने नहीं जाएंगे। सभी समूह दलदली वन के लिए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। भाइयों, गुरुदेव के आदेशानुसार तो यहाँ आ गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बिना बीज के खेती कैसे करेंगे और खेती करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। अरे भाई, खेती करना तो दूर, हम एक वक्त का भोजन तक कैसे इंतजाम करेंगे इस बात की चिंता हो रही है। सोने के लिए माना कि वृक्षों के तले सो लेंगे। तुम दोनों इतना क्यों सोचते हो यार? जब ईश्वर ने हमें 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, इतने अच्छे गुरुदेव से हमने ज्ञान पाया है और खासकर हमारी दोस्ती जिसे दुनिया का कोई भी धन खरीद नहीं सकता, तो बस थोड़ा सोचो, कुछ ना कुछ उपाय तो मिल ही जाएगा। धन मिल गया सबका उपाय, धन ही है सबका उपाय। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि अगर हमारे पास धन रहेगा तो हम बीज को भी खरीद सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। लेकिन हम धन पाएंगे कैसे? इसी वन से। इस वन से? इस वन में कहीं धन गड़ी हुई है क्या जो खुदाई की और निकाल लिए? नहीं यार, हम इस वन के फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाते हैं, उससे कुछ धन कमाकर फिर सोचेंगे क्या करना है। फिर तीनों मित्र फलों से भरे वृक्ष के पास जाने लगते हैं। चढ़ो अर्जुन पेड़ पर, तू तो पेड़ों पर चढ़ने में हम दोनों से ज्यादा माहिर है। लेकिन हाँ भाई, चढ़ेगा तो पेड़ पर बैठकर सोचने ना लग जाना कि आखिर इन फलों को कौन खरीदेगा, क्योंकि तू आजकल ज्यादा सोची बन गया है। अर्जुन पेड़ पर चढ़ जाता है। अर्जुन, तू तो फल तोड़ दिया और हम लोग इसे इकट्ठा भी कर लिए, लेकिन इसे बाजार तक कैसे ले जाएंगे? उसे मत पूछ भाई, नहीं तो वह वहीं बैठकर सोच में डूब जाएगा। नहीं नहीं देवेंद्र, इस बार नहीं सोचूंगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर मैं एक सतरंगे पक्षी के जोड़े को देख रहा हूँ। अरे भाई, उस जोड़े को तुम इतनी सारी फल बाजार तक ले जाने को कहोगे? बेचारे चिपटू बन जाएंगे। अरे भाई, तुम देखो तो। क्या हुआ मनुष्य, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? सतरंगे, हमें इन फलों को बाजार में बेचना है, परंतु हमारे पास इन फलों को ढोने के लिए कोई कपड़ा नहीं है जिसमें हम फलों को बांधकर बाजार तक ले जा सके।
ठीक है मनुष्य, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से पास वाले तालाब के पास लोग नहाने आया करते हैं और कुछ न कुछ उनके कपड़े गलती से छूट ही जाते हैं। सतरंगे पक्षी का जोड़ा तालाब के पास चले जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सतरंगे। ये तो हमारा कर्तव्य था मनुष्य, अक्सर इस वन में तुम्हारे जैसा आया करते हैं और हमसे मदद मांगते हैं और हम उनकी मदद किया करते हैं। धर्मेंद्र, तुम कपड़े को बिछाओ, उसके बाद फल को बांधकर उसे बेचने जाएंगे। धर्मेंद्र, जल्दी बिछा कपड़े यार। अर्जुन, इधर आ, देख भाई मजनू को। ये तो किसी राजकुमारी के जैसा दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सुंदरी। मिल लेना मजनू, पहले वो काम तो कर ले जिसके लिए हम आए हैं। अरे हाँ, मैं भी कहाँ खो गया था। चलो भाई, फल को बेचने चलते हैं। तीनों मित्र फलों को कपड़े में समेटकर बेचने चले जाते हैं। पेरा फल, मीठी मीठी पेरा फल। पेरा कैसे दिया? 10 रुपया में 5 पीस भाई। 10 पीस दे दो। लगता है ये तीनों नए आए हैं। अच्छा तो सोचना क्या है, चलते हैं फिर। पेरा कैसे दिया भाई? 10 रुपया में 5 पीस सेठ जी। अरे बाप रे, हर जगह 5 रुपया में 5 पीस मिलता है और तुम सब 10 रुपया में 5 पीस दे रहे हो। चुपचाप से 5 रुपया में 5 पीस के हिसाब से सब दे दो, नहीं तो तुम लोगों को मैं बाजार के सारे लोगों से झूठी शिकायत करके पिटवाऊंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, अपनी थैली दीजिए। क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आप सब मुझे ये बताओ, मैंने आप सबको पेरा कितना में बेचा? 10 रुपया में 5 पीस। देखिए, आपके गांव के सेठ जी 5 रुपया में 5 पीस के हिसाब से सारी बची पेरा को मांग रहे हैं और हम तीनों को धमका रहे हैं कि अगर हम उन्हें उस मूल्य पर नहीं दिए तो आप लोगों से हमारी पिटाई करवाएंगे। क्या आपके गांव में आए मेहमानों को ऐसे ही डरा धमका कर बर्ताव किया जाता है? अरे हम गरीब पेरा कितनी सस्ती में बेच रहे हैं, तो भी ये सेठ जी मंगनी की भाव में मांगते हैं। अगर आप हमें बेचने नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम इस गांव से जा रहे हैं। हम फिर कभी यहाँ व्यापार करने नहीं आएंगे और न ही जीवन में आप लोग जैसे व्यक्ति से आशा रखेंगे। चलो भाइयों। नहीं नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, हमारा गाँव तो मदद के लिए सबसे आगे रहता है। छी छी सेठ जी, आपको शर्म नहीं आती किसी गरीब को धमकाते हुए? आपके पास इतना धन नहीं है कि आप डरा धमका कर पेरा खरीदना चाह रहे थे? मुझे माफ कर दो तुम सब, मैं अनजान होने का तुम सब से मौका का फायदा उठाना चाह रहा था। हमारे पेरे को खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें अब आप ही का हक है, क्योंकि आपने पहले ही अपनी इच्छा जाहिर करके पूरे पेरे खरीदने को बोला था, क्योंकि हमें अपने ग्राहक की हमेशा चिंता होती है। देखो सेठ जी, बेचारे कितने अच्छे हैं और आप बेचारों को ठगने चले थे। भाई, एक पैकेट गेहूं के दाने दे देना। इस प्रकार तीनों मित्र खाना पकाने का भी सामान खरीद लेते हैं। भाई, आज जैसे तैसे सो जाते हैं, फिर कल से सोने के लिए थोड़ा अच्छा व्यवस्था करेंगे। भाई, इस बंजर जमीन में बिना हल जोते खेती नहीं होगी, तो फिर हम बैल और हल की व्यवस्था कैसे करें? अर्जुन, तू पेरा तोड़कर पास के दूसरे गांव में बेचने जा, हम दोनों हल और बैल का व्यवस्था करके आते हैं।
दोनों मित्र जिस गांव की मंडी में पेरा बेचने गए थे उसी गांव में हल और बैल की व्यवस्था करने चले जाते हैं। सुनिए भाई साहब। अरे तुम लोग तो वही हो जो कल बाजार में पेरा बेच रहे थे। हाँ भाई वही हैं। लेकिन तुम लोग तो दो ही हो, एक और कहाँ है? जी आज वह अकेले पेरा बेचने गया है। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को क्या काम है, मुझे क्यों रोका? देवेंद्र उस व्यक्ति से उसका बैल और हल मांगने की गुजारिश करता है। नहीं भाई, मैं अपनी बैल नहीं दे सकता। मेरा एक ही जोड़ा बैल है और मैं कैसे तुम अजनबियों पर विश्वास कर लूं? अरे भाई तुम्हारा कोई और मित्र है जिसे तुम अपने साथ हमारा काम कराने ले चलो ताकि तुम्हें हिम्मत मिले। हाँ भाई ये कर सकता हूँ, लेकिन दिन भर हल जोतने का हमें जन प्रति 100 रुपया मजदूरी देनी होगी। ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। उस गांव के व्यक्ति अपने एक मित्र के साथ दोनों मित्रों का काम करने चला जाता है। ये लो भाइयों तुम्हारी मजदूरी। देखते ही देखते हमारे मेहनत ने रंग दिखाया भाई। हाँ भाई ये जो दिन हमने काटे हैं ये जीवन भर याद रहेगा। अब तो बस गुरुदेव के आने का इंतजार है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारी मेहनत को देखकर खुश हो जाएं और इसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लें। हमारी भी यही प्रार्थना है यार। प्रणाम गुरुदेव। सदा खुश रहो प्यारे सतरंगियों। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं गुरुदेव? आज से 3 महीना पहले मैंने अपने शिष्यों को 3-3 की समूह में इस वन में कुछ कार्य करने के लिए भेजा था। उनमें से 2 समूह उस कार्य को करने में असमर्थ रहे और बीते समय से पहले ही वापस मेरे पास आ गए। परंतु उनमें से एक समूह वापस नहीं आया क्योंकि मैंने स्वयं सभी के पास समय बीतने पर आऊंगा कहा था। सो क्या तुमने उन्हें देखा है सतरंगियों? हाँ गुरुदेव, वे यहीं पास में ही हैं। हमने उनकी मदद भी की है। सो कृपया करके आप हमारे पीछे पीछे चलिए। धर्मेंद्र देख गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव आपके द्वारा दिया गया कार्य आपके सामने हाजिर है। अति सुंदर। आज मुझे तुम तीनों पर गर्व हो रहा है क्योंकि वे दोनों समूह इस कार्य को करने में असमर्थ रहे और समय से पहले मेरे पास आकर माफी मांगने लगे। अब मुझे बताओ तुम सब इस कार्य को कैसे संभव कर पाए? बारी बारी से तीनों मित्र अपनी मेहनत और चालाकी गुरुदेव को बताने लगते हैं। मैं तुम सब की इस मेहनत को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब मैं लोगों को लगवाकर इसकी कटाई करवा लूंगा। अब तुम सब अपनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ पुत्रों, तुम तीनों अपने अपने राज्य लौट जाओ। अरे भाइयों, आज हम तीनों अपने अपने राज्य लौट रहे हैं। पता नहीं फिर हमारी मुलाकात दोबारा कैसे होगी। हाँ भाई, ईश्वर ने इतने वर्षों तक हमारी दोस्ती को ऐसे संभाले रखा जितना कि एक भाई दूसरे भाई से इतना प्रेम नहीं करता। अर्जुन, देवेंद्र, तो तुम दोनों राज्य लौटकर क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? कुछ वर्षों बाद पिताजी मुझे अपने जगह राजाभिषेक कर देंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा भाई। अरे भाई, हम राजा तो बनेंगे ही, लेकिन हमें अभी कुछ वर्षों तक आसपास के जो बहुत सी पिछड़ी गांव है उसका विकास करना चाहिए। अरे भाई, तो क्या हम राजा बनने के बाद ये काम नहीं कर पाएंगे? नहीं भाई, धर्मेंद्र सही कह रहा है। हम राजा बनकर केवल अपनी ही राज्य का विकास कर पाएंगे, ये कुछ गांवों का नहीं। और ऐसे भी अगर हम विकास करना भी चाहे तो लोग जितना हमारे इस वेशभूषा में अपना दर्द बताएंगे उतना राजा के वेशभूषा में नहीं। हाँ यार, ये भी तुम लोगों का कहना सही है। तो सोचना क्या है भाई, आज ही अपने राज्य लौटकर अपनी वेशभूषा बदलकर और कुछ धन लेकर यहीं मिलते हैं। हाँ भाई, क्योंकि अब तक जो हमने सुनहरे पलों को जिया है उसे लड़कपन के जैसे जिया है और अब जो जीना है उसे जिम्मेदारी के रूप में जीना है। तीनों मित्र अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। वाह भाई धर्मेंद्र, तू तो बड़ी सौड़ा लग रहा है। क्या बात है?
लगे क्यों ना भाई, आखिर इस दौर में सोच रहा होगा काश इसकी लैला इससे मिल जाए। आप लोग तो वही हो जो अक्सर इस गांव में पेड़ा बेचने या फिर कुछ मदद मांगने आया करते हो। लेकिन आज हम पेड़ा बेचने नहीं आए हैं और ना ही मदद मांगने आए हैं, बल्कि आपके गांव में कुछ विकास करने आए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, नहीं तो हमारे जैसे पिछड़े गांव की विकास के बारे में कौन आज तक सोचा। आपने हमारे बारे में सोचा तो हम आपकी पूरे मन से साथ देंगे। हाँ हाँ, हम सब आपकी पूरे मन से साथ देंगे। फिर तीनों मित्र गांव वालों की सहायता से चिकित्सालय, विद्यालय और जगह जगह नगर बनवाने लगते हैं और पास के कुछ और गाँव में भी ऐसा ही करते हैं। एक दिन कुश राज्य की राजकुमारी कलावती उस गांव से होकर गुजरती है जहां से वे तीनों मित्रों ने विकास का कार्य शुरू किया था। रुको सारथी, कितना विकसित गांव है, यहाँ तक कि इतना विकसित मेरी राज्य भी नहीं है। सुनिए काका। जी बोलिए, आप तो किसी राज्य की रानी मालूम होती हो। हाँ काका, मैं कुश राज्य की राजकुमारी कलावती हूँ। बोलिए राजकुमारी जी, क्या कुछ मदद चाहिए? मुझे ये बताइए, यहाँ के राजा कौन है? दरअसल यहाँ का कोई राजा नहीं है, यह गांव सदियों से बिछड़ा पड़ा हुआ था। इस तरह से काका राजकुमारी को तीनों मित्रों के दया और मदद की बात बता देते हैं। मैं उन तीनों से मिलना चाहती हूँ काका, कृपया आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? हाँ क्यों नहीं राजकुमारी जी। राजकुमारी कलावती काका को रथ पर अपने साथ बैठा लेती है और वे तीनों मित्रों के पास जाने लगते हैं। जाइए राजकुमारी, वे यही तीनों हैं। क्या वे तीनों आप ही हैं जिन्होंने इस गांव की इतनी विकास किया? जी हम तो वे ही हैं, लेकिन आपने मेरे मित्र को बहुत सताया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आप में से किन्हें सताया है? किन्हें सताओगी, मेरे इस धर्मेंद्र को आपने सताया है। लेकिन मैं तो आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने इन्हें सताया है? अभी रुकिए, आपको भी पता चल जाएगा कि हम आपसे सही कह रहे हैं या फिर गलत। क्या ये आपकी तस्वीर नहीं? हाँ, ये तो मेरी ही तस्वीर है, लेकिन ये आपको कहाँ से मिली? देवेंद्र राजकुमारी को बताने लगता है कि उनकी तस्वीर कैसे मिली और कैसे धर्मेंद्र उस तस्वीर से उनका दीवाना हो गया। तो अब हमें बताइए, आपने मेरे मित्र को सताया या नहीं? अरे भाई चल यहाँ से, इन्हें तन्हा रहने दे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस तस्वीर का मैं दीवाना हूँ वो एक दिन इस तरह से मेरे सामने होगी। मैं भी ये कहाँ सोची थी कि कोई मेरा इतना दीवाना होगा। सच में आप तीनों के बीते पल बहुत ही सुनहरे थे। अब सारी यादें ताजा हो गई यार। वाकई में वो पल अब जीवन में कभी नहीं आएगी, परंतु याद करने पर लगता हो जैसे अभी अभी सारी बात घटी हो। अब हमें जाने की आज्ञा दे भाई, और जल्दी ही तू और भाभी हम दोनों के राज्यों में घूमने आ। दोनों मित्र धर्मेंद्र से आज्ञा मांगकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने राज्य लौट जाते हैं।